नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन के द्वारा की गई, कहाँ कहाँ ये फैली हुई थी और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे, कौन सी नदी के किनारे वह स्थित थे। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। मोहरों के बारे में हम पढ़ चुके थे। सिंधु घाटी से जो प्राप्त हुई हैं मोहरें, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। उसकी नगरीय योजना जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वह एक चित्रात्मक लिपि है जिसमें लगभग 400 चित्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य सबसे ज़्यादा मोहरों पर मिले हैं। यह बोस्त्रोफेडन लिपि अर्थात एक पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिसे हम सर्पिलाकार कहते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा इसे पढ़ने का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक उनमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। अब आते हैं हम सिंधु घाटी से प्राप्त मृत भांडों के ऊपर। मृत भांड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः दो प्रकार के मृत भांड पाए गए हैं, साधारण और अलंकृत तथा लाल काले मृत भांड। जिनमें साधारण मृत भांड की संख्या बहुत है। मृत भांडों के निर्माण के लिए लकड़ी के चाक का प्रयोग उस समय किया जाता था। मृत भांडों पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां, एक दूसरे को काटते वृत्त, पौधे, जानवर और अपवाद स्वरूप मनुष्यों का भी चित्रण किया जाता था। मृण मूर्तियां 3/4 से अधिक जानवरों का चित्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज की ओर इशारा करता है। युद्ध अस्त्रों के साक्ष्य यहाँ से अधिक नहीं मिले हैं, जो ये बताता है कि सिंधुवासी शांति प्रिय थे। अपवाद स्वरूप कोटदीजी से बाण आगरे के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन किस प्रकार से होता था। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार जहाँ नदी हो, पानी होगा, वहाँ पर सिंचाई अच्छे से हो सकती है और फसल की पैदावार अधिक होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पानी की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर कृषि का उत्पादन अधिक था और कृषि अधिशेष था। इसीलिए ही तो अन्नागारों की वहाँ पर उपस्थिति पाई गई है। तो सिंधु का अनुकूल वातावरण, सिंधु नदी में प्रत्येक साल आने वाली बाढ़ के कारण सभ्यता के क्षेत्रों में विभिन्न कृषि उत्पादों को देखा जा सकता है, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल इत्यादि का पैदावार यहाँ पे होता था। रागी के उत्पादन की संभावना बहुत कम थी यहाँ पर, और गन्ने का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। पहली बार कपास उत्पादन इसी सभ्यता के मेहरगढ़ में हुआ। मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया है और यूनानियों ने इसे क्या कहा है, सिंडन कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से एक साथ 2 फसलें पैदा करने के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से लकड़ी का हल मिला है। जो अन्नागार हमें वहाँ से मिला है वह हमें कृषि अधिशेष को बताता है, और जहाँ पर कृषि होगी तो स्वाभाविक है पशुपालन भी होना स्वाभाविक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे, क्योंकि हाथी दांत से बनी वस्तुएं यहाँ मिली हैं। यह भी प्रमाण है कि इन वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्लभ पशुओं में ऊंट व घोड़ा है, क्योंकि इनका अंकर मोहरों पर नहीं मिलता है, किंतु जीवाश्म के आधार पर ऊंटों के साक्ष्य कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से तथा घोड़े का साक्ष्य सुरकोटड़ा
लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर घोड़े और ऊँट भी थे, चाहे वो कम मात्रा में रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मुद्रा के साक्ष्य, जिस पर हाथी बाघ दाईं ओर और भैंसा व घोड़ा बाईं ओर, तब पैर के पास 2 हिरण हैं का साक्ष्य मिला है। तो ये बताता है कि वहाँ पर किससे परिचित है? हाथी से परिचित थे, भैंसा से परिचित थे, बाघ से परिचित थे, गेंडा से परिचित थे सिंधुवासी के, और हिरण से। शेर का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अब आते हैं कि धातु व शिल्प का प्रयोग, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग सिंधुवासी करते थे। कताई व बुनाई के उपकरणों से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता का रहा होगा। वस्त्रों पर कढ़ाई व रंगाई भी की जाती थी। चांदी, सोना, तांबा, सीसा, टिन आदि धातुओं से सिंधुवासी परिचित थे। संभवतः लोहे से वह परिचित नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर लोहे के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। चनहुदड़ो व लोथल, जो कि सिंधु घाटी के एक महत्वपूर्ण शहरों में से थे, वहाँ से मनका बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। बालाकोट व चनहुदड़ो से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ी उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में बटन के आकार के तांबे के ढले पिंड मिले हैं। सिंधु के सुगुर क्षेत्र से पत्थर उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं हम व्यापार व वाणिज्य पे। व्यापार 2 प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। तो दोनों ही व्यापारों की उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में थी। आंतरिक व्यापार मुख्यतः सौराष्ट्र, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र व राजस्थान व कश्मीर से होता था, जबकि विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, इजिप्ट इत्यादि देशों से होता था। निर्यात में मुख्यतः कृषि उत्पाद व विनिर्मित वस्तुएं ही की जाती थी। मेसोपोटामिया के शहर उर में सिंधु से सोना, तांबा, लाजवर्द, मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, मोर, काली लकड़ी, खजूर आदि के निर्यात के साक्ष्य मिले हैं। और आयात जो होता था मुख्यतः वो होता था सोना, चांदी, लाजवर्द, मणि जैसे महंगे धातुओं व पत्थरों का आयात किया जाता था। सोना कर्नाटक, कोलार की खान अफगानिस्तान व कश्मीर से होता था। चांदी अफगानिस्तान व ईरान से। तांबा खेतरी राजस्थान से। टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान से। गोमेद एक महंगा पत्थर था, वह सौराष्ट्र से आता था। सीसा राजस्थान, कश्मीर, दक्षिण भारत व अफगानिस्तान से। व्यापार के संबंध में पुरातात्विक साहित्यिक अभिलेखों में 3 स्थानों का उल्लेख उस समय मिलता है, जिसमें मेलुआ का संबंध सिंध से स्थापित किया जाता है, दिलमुन का संबंध बहरीन से और मगन का संबंध मकरान से स्थापित किया जाता है। अब आते हैं हम विनिमय प्रणाली। विनिमय के रूप में मेसोपोटामिया में स्थित अकड़ उक्रांग के प्रसिद्ध शासक सारगोन का दावा है कि मेलुआ, दिलमन और मगन के जहाज उनकी राजधानी में लंगर डालते थे। मेसोपोटामिया के आरंभिक साहित्य में मेलुआ के व्यापारियों का जिक्र और वहाँ सरकारी दुभाषे का उल्लेख मिलता है। माप तोल द्विचर प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें 16 के गणकों का प्रयोग किया जाता था और दशमलव पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। तराजू के पलड़े व बाट के साक्ष्य मिले हैं। बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। अंतर्देशीय व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन बैलगाड़ी था, तो अब भारी व्यापार के लिए नाव तथा जहाज थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मोहरों पर नावों का चित्र तथा लोथल से पक्की मिट्टी से बने जहाज का चित्र
मिला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद विद्यार्थियों।